हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट टीजेटी साइंस जो 2019 में हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड अ बॉक्स डिसेंड so that a block of mass capital M placed in it exert force mg by 4 on the floor of the box। मतलब एक बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास कैपिटल एम है और वो उस बॉक्स की जो फ्लोर है उस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, mg/4। मतलब ये कह सकते हैं कि ब्लॉक ने mg/4 फोर्स लगाई बॉक्स के फ्लोर पे। तो ये बताइए कि वो बॉक्स जो है वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम एक बॉक्स लेते हैं और उस बॉक्स में एक ब्लॉक को रख देते हैं जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक ने mg/4 किसको फोर्स दी है, इस बॉक्स को दी है। ये जो बॉक्स की जो फ्लोर है ना इसके ऊपर mg/4 फोर्स लगाई है। किसने, ब्लॉक ने। किस पर, बॉक्स की फ्लोर पर। तो ये आपका ऑब्जर्वर है, ये यहाँ से देख रहा है, ये देख रहा है कि बॉक्स जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और हमें ए जो है एक्सेलरेशन निकालना है। अगर ये बॉक्स ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये जो ब्लॉक इसके अंदर है वो भी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, ए एक्सेलरेशन से ही नीचे आ रहा होगा। तो अब हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है इस ब्लॉक पर जितनी भी फोर्स लग रही होगी उन सभी फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो ब्लॉक है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है, तो इसके ऊपर mg फोर्स कहाँ लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही होगी। और इस ब्लॉक ने जो फ्लोर पे कितनी फोर्स लगाई थी, mg/4। मतलब ये आपका फ्लोर है उस बॉक्स का। अगर इस ब्लॉक ने mg/4 फ्लोर को दी तो ये वापिस mg/4 देगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं जो नो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है या नॉर्मल फोर्स होती है। और ये किस टाइप की फोर्स है, नॉर्मल टाइप की फोर्स है कि इसने इसको नॉर्मल दिया, इसने इसको नॉर्मल दिया। और वो नॉर्मल की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, mg/4 गिवन थी। तो यहाँ पर mg जो फोर्स है वो नीचे लग रही है और हमें तो इस ब्लॉक की फोर्स देखनी है। तो mg नीचे लग रही है, mg/4 कहाँ लग रही है, ऊपर। और वो a एक्सेलरेशन से कहाँ आ रहा है, नीचे। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो mg माइनस mg/4 लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नेट फोर्स भी कहाँ बचेगी, नीचे की तरफ बचेगी। तो mg में से mg/4 घटाओगे तो फोर्स नेट आ जाएगी और उसको मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दोगे। तो mg माइनस mg/4 निकालोगे तो 3mg/4 आ जाएगा। और m से m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स या ब्लॉक का कितना आ जाएगा, a 3g/4। मतलब ये जो ब्लॉक है जब इतने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो कितना फोर्स लगाएगा फ्लोर पे, mg/4 का फोर्स लगाएगा ब्लॉक पे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो बॉक्स भी कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, ए से ही आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे किया आपने, सबसे पहले आपको ये गिवन था कि ब्लॉक ने बॉक्स की फ्लोर को mg/4 दिया। तो अगर ये mg/4 देगा तो ये भी वापिस उसको mg/4 देगा। अगर आप इस mg/4 को इंक्लूड नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि mg फोर्स नीचे लग रही है और a एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को g के बराबर कर देंगे। लेकिन उसने ये कहा है कि ब्लॉक ने बॉक्स की फ्लोर को mg/4 फोर्स दी है तो ये वापिस भी उसको mg/4 देगा। तो नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, उसी को ma के इक्वल करोगे और उससे आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। सो इसका जो राइट आंसर था वो सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द वेटलेसनेस स्टेट
वेटलेसनेस स्टेट का मतलब उस बॉडी का वेट जीरो हो गया। वेटलेसनेस स्टेट बॉडीज, वेटलेसनेस का मतलब होता है कि उस बॉडी का जो वेट है वो जीरो हो गया, लेकिन उसके अंदर मास तो होगा। मास मतलब वेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू में जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब होता है जी की वैल्यू जहां पे जितनी होगी वो रख के हम उसका वेट निकाल सकते हैं। तो वेट अगर वेट जीरो है तो जी इफेक्टिव जब जीरो होता है तब वेट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन मास तो कभी जीरो नहीं होगा। मास और इनर्शिया जो होता है, मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। सो इन द वेटलेसनेस स्टेट, वेटलेसनेस स्टेट का मतलब है कि वेटलेस हो गई, उसके अंदर वेट नहीं है। तो वेट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ अ बॉडी। वेट जो होता है किसी भी बॉडी का, उसका मास इनटू में जी इफेक्टिव का मतलब जहां पे आप उसका वेट निकाल रहे हो वहां पे जी इफेक्टिव, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अफेक्टिव वैल्यू लीजिए। अगर कहीं पर जी इफेक्टिव जीरो हो जाए तो वहां पर वेट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पर वेट जीरो हो गया। तो वेट जीरो होने से मास जीरो हो जरूरी नहीं है। वहां पे जी इफेक्टिव का मतलब जी की वैल्यू जीरो हो गई, सो वेट जीरो हो गया। तो वेटलेसनेस कंडीशन में वेट जीरो होता है, मास या इनर्शिया जीरो नहीं होता है। मास भी जीरो नहीं होता और इनर्शिया भी जीरो नहीं होता है। जैसे सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ की सेंटर पर जी इफेक्टिव कितना होता है, जीरो होता है। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी इफेक्टिव जीरो होता है। या फिर आप कह सकते हो फ्री फॉल केस में, फ्री फॉल के केस में जी इफेक्टिव कितना आता है, जीरो आता है। तो ये दोनों जगह पर क्या होगा, वेटलेसनेस होगा। मतलब बॉडी का जो वेट है वो जीरो होगा, लेकिन मास या इनर्शिया जीरो नहीं होगा। तो अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे जाओगे तो बॉडी का वेट जीरो हो जाएगा, लेकिन मास जीरो नहीं होगा। फ्री फॉल का मतलब अगर वो ग्रेविटी के अंडर फ्रीली मूव कर रही है तो उसका वेट कितना होगा, जीरो, लेकिन मास जीरो नहीं होगा। तो वेटलेसनेस केस के अंदर वेट जीरो होता है लेकिन इनर्शिया या मास जीरो नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हैव वेट हैव इनर्शिया हैव नो वेट बट पोसियस इनर्शिया। मतलब कोई वेट नहीं होता, हैव नो वेट मतलब कोई वेट नहीं है, बट पोसियस इनर्शिया मतलब इनर्शिया तो होगा। इनर्शिया किससे रिलेटेड है, मास से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल। मतलब अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लीनियर का मतलब एक लाइन के अलोंग कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल है, ये उसकी क्या होती है, एसएचएम में एक मीन पोजीशन होती है, ये उसकी मीन पोजीशन है। और ये दोनों उसकी कैसी पोजीशन होती है, ये दोनों उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब मैक्सिमम वो इतनी दूर जा सकता है मीन पोजीशन से। तो इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल की एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे पूछ रहा है क्या चीज मैक्सिमम होगी, क्या चीज मिनिमम होगी। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। ये उसकी मीन पोजीशन है और ये दोनों उसकी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो ये उसकी मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह देते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन होती है, यहाँ पे उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम, यहाँ से वो कितनी दूर जा सकता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि वो पार्टिकल यहाँ से चलेगा, इधर जाएगा, फिर वापिस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापिस इधर आएगा। तो ऐसे ऐसे एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा। तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। और एक्सलरेशन कितना होता है मीन पोजीशन पे, जीरो होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। और वेलोसिटी जो होती है
वेलोसिटी जीरो होती है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो वो वापस मुड़ के इधर आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। लेकिन मीन पोजीशन पे ऐसा ही केस यहाँ पे होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इसको हम एसएचएम से पढ़ सकते हो आप। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी मैक्सिमम हो जाती है। और यहाँ पे भी यही सीन होगा कि काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज मिनिमम। मेन पोजीशन पे ये चीज सही है कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मिनिमम। आप इस एक्सेलरेशन को जीरो या फिर मिनिमम भी लिख सकते हो, मिनिमम। और वेलोसिटी जीरो या फिर आप मिनिमम भी लिख सकते हो। और वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पर आप इसको मिनिमम भी लिख सकते हो, जीरो हो गई, मिनिमम वेलोसिटी हो गई। काइनेटिक एनर्जी को जीरो या फिर आप मिनिमम भी लिख सकते हो। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी को भी मिनिमम आप लिख सकते हो। मींस इसको आप समझ सकते हो कि मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है और वो जीरो होती है। और एक्सेलरेशन भी मिनिमम होता है और कितना होता है, जीरो होता है। और वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है या मिनिमम होती है, और एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है और मिनिमम भी कह सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसके क्वेश्चन में जो मीन पोजीशन पे पूछ रहा था, क्या पता इन फ्यूचर में आपसे एक्सट्रीम पोजीशन पे पूछ ले। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन मिनिमम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन अ सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विद अ ग्लास रोड, द रोड, मतलब व्हेन ए सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ का मतलब होता है कि सिल्क के कपड़े को जब ग्लास की रोड से रब किया जाता है तो रोड, द रोड एंड द क्लॉथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्लॉथ पे और रोड पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रोड एंड क्लॉथ दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा। रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लॉथ पे नेगेटिवली चार्ज होगी। और जो रोड है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और क्लॉथ पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा। मीन्स हमें पता है जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है। वो उनके इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो अगर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम दो बॉडी को जब रब करेंगे तो ये तो श्योर है एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इक्वल एंड अपोजिट आता है। मतलब जितना उस बॉडी पे पॉजिटिव आया होगा उतना ही अदर बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज आया होगा। लेकिन अब हम कैसे जाने कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे नेगेटिव। तो मैंने एक टेबल लिखी हुई है, उस टेबल को आप नोट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे फार, फ्लैनल, वॉक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल्स, रबर, रेजन्स, एम्बर, एबोनाइट। मतलब ये आपके कुछ नाम है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर उसके नीचे है तो उस पे क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ग्लास और सिल्क को क्या किया हुआ है, रब किया हुआ है। तो ग्लास ऊपर है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। समझ गए होंगे कि इस जो
टेबल बनाई गई है, इसके अंदर ये जो नाम लिखे गए हैं ये ऑब्जेक्ट्स के नाम है, वस्तु के नाम है। इसमें से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जब आप रब करोगे तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आता है। तो किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आएगा? अगर ऊपर से कोई वस्तु है, ऊपर से कोई बॉडी है तो उस पे पॉजिटिव लीजिए, अगर उसके नीचे है तो उस पे नेगेटिव आएगा। सो ग्लास जो है, ग्लास और सिल्क को उठाया गया है, तो ग्लास ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा और सिल्क नीचे है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब हम इन दोनों को आपस में रब करेंगे। सो ये कह रहे हैं व्हेन अ सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विद अ ग्लास रोड, तो रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और सिल्क के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिवली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा कि रोड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगी और क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा आपका। सो आपको क्या करना है, इस टेबल को नोट कर लेना है और इसके अंदर मैन मैन जो नाम है, जैसे एबोनाइट रोड है, एम्बर है, सिल्क क्लॉथ है, ग्लास है, मेटल्स है, वुड है, ह्यूमन बॉडी है और वैक्स है। ये 5-6 नाम को आप याद कर लीजिए और उनको लिख लिख के देखिए, क्या पता आगे चल करके अदर्स नाम से आ जाए सिल्क और ग्लास के कंपेयर में, तो आप कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। मतलब कोई भी गैस जिसकी स्पेसिफिक हीट है उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि उसकी स्पेसिफिक हीट की एनी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इट मे हैव नेगेटिव वैल्यूज, इट्स एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ द हीटिंग ऑफ गैस, या ऑल ऑफ द अबव, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो स्पेसिफिक हीट है एस, वो दी जाती है डेल्टा क्याऊ बाय एम इंटू डेल्टा टी। डेल्टा क्याऊ क्या है कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट दी जाएगी या रिलीज होगी वो है डेल्टा क्याऊ। मान लेते हैं कोई मास m है किसी सब्सटेंस का, आप उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करना चाहते हो, मान लो आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको हीट देनी पड़ेगी। अगर उस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीट क्या होगी? उसमें से रिलीज होगी। तो वो कितनी हीट रिलीज होगी या कितनी हमें हीट देनी पड़ेगी उसका डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करने के लिए, वो होता है कि डेल्टा क्याऊ जो हीट दी जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास मतलब उस बॉडी के मास के, कि कितना मास है, और टेम्परेचर चेंज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो डेल्टा क्याऊ किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? m इंटू डेल्टा टी। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर s एक कांस्टेंट आता है, इसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। एस क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट है उस सब्सटेंस की, स्पेसिफिक हीट। तो एस किसके बराबर आएगा? डेल्टा क्याऊ बाय एम इंटू में डेल्टा टी। तो अगर हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वो हीट होती है जो दी जाएगी यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री से चेंज करने के लिए, यूनिट डिग्री से चेंज करने के लिए। मतलब अगर आपके पास एल्यूमिनियम है, उसका स्पेसिफिक हीट अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, हनी का अलग होगा। तो अलग अलग सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो मीन्स क्या है कि यूनिट मास का अगर हम m को 1 ले ले और चेंज इन टेम्परेचर को भी 1 ले ले, तब जो हीट देनी पड़ेगी वही क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। मतलब यूनिट मास का यूनिट डिग्री से टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट दी जाती है वो स्पेसिफिक हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है वाटर के केस में। मतलब 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज करना हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। या फिर ये समझ लो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम करना है तो कितनी हीट रिलीज होगी? 1 कैलोरी हीट रिलीज होगी। मतलब इसको दोनों वे से समझिए कि अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा
तो आप हीट दोगे, कितनी दोगे? 1 कैलोरी। और अगर आपको टेम्परेचर 1 यूनिट डिक्रीज करना हो तो कितनी हीट रिलीज होगी? 1 कैलोरी। ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो हीट देनी पड़ती है, और टेम्परेचर घटाना होता है तो हीट रिलीज होती है। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको कितनी कैलोरी हीट देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका स्पेसिफिक हीट, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर देखो स्पेसिफिक हीट, इट हैव, देखो फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं, इट हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। तो अगर हम इस ऑप्शन में एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, क्योंकि गैस के अंदर तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो सकता है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और कोई जनरल प्रोसेस अदर्स भी हो सकता है। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्याऊ कितना होगा? 0। ना तो हीट लेगा ना ही हीट देगा। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होती है? 0। किस केस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि डेल्टा क्याऊ 0 हो जाता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है? डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है? 0। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। और एडियाबैटिक में क्या था? डेल्टा क्याऊ 0 था। और डेल्टा टी अगर 0 है तो जब यहाँ पे नीचे 0 रखोगे तो स्पेसिफिक हीट कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसकी कोई भी पॉजिटिव है, और जनरल अदर्स भी प्रोसेस हो सकते हैं। ये तो हमने कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस देखे, तो इसकी वैल्यू 0 to इंफिनिटी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? इट मे हैव नेगेटिव वैल्यू। क्या इसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब आप टेम्परेचर को राइज करो और हीट क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। रिलीज मतलब हीट निकल जाए, तभी तो ये स्पेसिफिक हीट नेगेटिव आएगी। स्पेसिफिक हीट नेगेटिव कब आएगी? जब आप टेम्परेचर को तो बढ़ा रहे हो लेकिन हीट उसको देनी ना पड़े, रिलीज हो जाए, तब स्पेसिफिक हीट क्या आएगी? नेगेटिव। तो ऐसा होता है सैचुरेटेड वेपर्स में। किसमें होता है? सैचुरेटेड वेपर्स के अंदर क्या होता है? एस की वैल्यू नेगेटिव होती है। सैचुरेटेड वेपर के केस में जो एस है, जो स्पेसिफिक हीट है, वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। मतलब टेम्परेचर अगर आप उसका राइज करोगे तो उसमें से हीट रिलीज होती है, निकल जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। इट एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ हीटिंग ऑफ गैस। ये बात सही है कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो उसके मोड पे डिपेंड करेगी कि आप गैस को किस वे से हीट कर रहे हो। मींस एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो। अलग अलग केस में इसकी वैल्यू अलग अलग आती है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबो आएगा, कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है 0 to इंफिनिटी, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो मोड ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करती है कि आप किस मोड से गैस को हीट कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। इस क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन समझ आए कि स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, और स्पेसिफिक हीट की यूनिट पूछे वो भी आप बता सकते हो। हीट की एनर्जी जूल या कैलोरी, मास की यूनिट रखिए जो भी लोगे किलोग्राम या ग्राम, टेम्परेचर की यूनिट रखिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब आप स्पेसिफिक हीट की यूनिट भी समझ सकते हो। आप अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है ये भी कह सकते हो। अगर आपको मास और चेंज इन टेम्परेचर और उसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी हो तो कितनी हीट की नीड होगी वो भी आप निकाल सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट 0 होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंफिनिटी होती है, सैचुरेटेड वेपर्स के लिए नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे सैचुरेटेड वेपर का तो हीट रिलीज होगी। सैचुरेटेड वेपर में अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो यहाँ पर जो एनर्जी है या फिर हीट है वो क्या होती है? रिलीज्ड होती है, निकल जाती है, देनी नहीं पड़ती हमें, फिर भी निकल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस जिसमें आपने देखा, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मोड ऑफ हीटिंग पे, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो या कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉसियल फ्यूल, मतलब वे फ्यूल जो अर्थ के अंदर से हमें नहीं मिलता है। नेचुरल गैस हमें अर्थ के अंदर से मिलती है, पेट्रोलियम भी मिलता है, कोल भी मिलता है, लेकिन जो लकड़ी है, लकड़ी जो ईंधन है वो अर्थ की सरफेस से मिलती है हमें। लेकिन ये सभी जो है फोशियल फ्यूल है। फोशियल फ्यूल का मतलब है कि ऐसे फ्यूल्स है जो अर्थ के अंदर से मिलते हैं, कोर में मिलते हैं अर्थ के अंदर जाके। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल, और ये तो फ्यूशियल फ्यूल है। और कौन सा नहीं है, वुड जो है वो फ्यूशियल फ्यूल नहीं है, ऐसा फ्यूल नेचुरल फ्यूल नहीं है। नेचुरल फ्यूल का मतलब जो अर्थ के कोर के अंदर मिले, अर्थ के अंदर मिले हमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ये थे आपके क्वेश्चन जो एच टेट टीजेटी 2019 में आए थे साइंस के पेपर में फिजिक्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।